हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में परिचय देखा था कि आवृतबीजी पादप जो हैं वो किस तरीके से जनन कर सकते हैं। अलैंगिक जनन भी करते हैं, लैंगिक भी करते हैं। और अलैंगिक जनन कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे बीज का निर्माण तो होगा, नए पादप का निर्माण तो होगा, लेकिन बिना अर्धसूत्रण और बिना ही युग्मक संलयन के। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो है वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि जो कायिक प्रवर्धन है वो जड़, तना, पत्ते का कोई भी भाग अगर नए पादप का निर्माण कर देता है तो उसे हम एक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल यानी कि प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम, दोनों तरह से हो सकता है। तो इस क्लास के अंदर हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है वो किस तरीके से होगा। तो कायिक प्रवर्धन जो है प्राकृतिक रूप से जड़ द्वारा भी होता है, तने द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है और कुछ जननांगों यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। सिंप्लीफाई बात करें तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो तने हैं वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हमें कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले, जिनको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन पहले अगर हम बात करें तो कुछ रूपांतरित रूप होते हैं तने के, रूपांतरित तने होते हैं जिनसे नए पादपों का निर्माण होता है। और ये जो नए पादपों को निर्माण करने के लिए जो रूपांतरित तने होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल लूँ तो प्रकंद। ठीक है, प्रकंद जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, एक ऐसा रूपांतरित तना है और उसके ऊपर नई कलिकाओं का निर्माण होता है और वो कलिकाएं अलग होके नए पादप का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे प्रकंद के एग्जाम्पल की बात करें उदाहरण में, तो प्रकंद का उदाहरण हम लेंगे अदरक, गार्लिक। तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखें तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि ये गार्लिक है यानी कि अदरक जो है वो राइजोम यानी कि प्रकंद का एग्जाम्पल है। राइजोम या प्रकंद क्या है, एक रूपांतरित तना है। तो आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो है अदरक है और अदरक के ऊपर नए प्लांटलेट्स यानी कि नए पादपों का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है। इनके ऊपर बड यानी कि कलिका या मुकुलन का निर्माण होता है और इस पार्ट से नोड्स बनते हैं, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं यानी कि परव और परव संधियां। और यहाँ पे नए पादपों का निर्माण होता है और नीचे जो है अपस्थानिक जड़ें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अदरक जो क्या है, एक रूपांतरित तना है और उसके ऊपर नए पादप का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि प्रकंद के द्वारा भी नए पादपों का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पे क्या लिया है, अदरक। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हम एग्जाम्पल रूपांतरित तने का हम लेते हैं वो है कंद। ठीक है, ट्यूबर जिसको हम बोलते हैं। तो कंद में अगर हम बात करें और एग्जाम्पल हमारे पास कंद का रहता है वो है आलू। ठीक है, आलू बेसिकली हम सबके घर में होता है और हमने देखा भी है कि आलू की आँख बेसिकली एक ऐसी कलिका होती है जिसको अगर हम काट के अलग करके लगा दे तो वहाँ से एक नए पादप का निर्माण होता है। इसको भी हम एज ए डायग्रामेटिक देखेंगे। तो इसमें आप देखते हो कि किस तरीके से एक आलू जो है उसके अंदर नए नए ऐसे जर्मिनेटिंग आई बर्ड यानी कि नई जो है वो कलिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि अगर आप आलू के अंदर देखेंगे कि तो अंकुरणशील यानी कि ये क्या है, अंकुरणशील आँख कलिका है। ठीक है, और इसको हम अलग करके कहीं लगा देते हैं तो ये आगे किस में रूपांतरित हो जाएगी, नए पादप का निर्माण कर देगी।
ठीक है। तो जर्मिनेटिंग आई बर्ड है, अगर उसको सेपरेट करके पेरेंट प्लांट से अलग लगाएंगे तो नए पादप का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे देखो जो ये आँख कलिका है उसके निर्माण में ना तो अर्धसूत्रण की आवश्यकता पड़ी और ना ही हमें युग्मक संलयन की। तो कंद जो है एक रूपांतरित तना है और उसके द्वारा भी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रूपांतरित तना है और उसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे आँखें यानी कि एक आँख कलिका हम बोल सकते हैं उनका निर्माण होता है और ये बेसिकली स्टेम यानी कि तने का उदाहरण रहता है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि प्रकंद यानी कि राइजोम, कंद यानी कि ट्यूबर के अलावा तीसरा जो एग्जाम्पल हम रूपांतरित तने का लेंगे वो है हमारे पास यहाँ पे बल्ब यानी कि शलकंद, ठीक है, जिसको हम बल्ब भी बोलते हैं। ठीक है, शलकंद का एग्जाम्पल बहुत आसान है। आपने अपने घर पे प्याज यानी कि अनियन और लहसुन को देखा है, कई दिनों तक पड़े अगर वो रहें तो आपने देखा है कि वो अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रीन लीव्स का फॉर्मेशन, इनके हरे पत्तियाँ पत्रिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है जो कि आगे नए पादप में रूपांतरण के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक अनियन बल्ब का हमने एग्जाम्पल लिया है यानी कि प्याज का, और प्याज के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे लीव्स जो हैं बनने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद में। तो जो शलकंद है उससे भी नए पादपों का निर्माण किया जा सकता है। और उदाहरण की बात करें शलकंद में तो प्याज यानी कि और लहसुन यहाँ पे एग्जाम्पल रहेंगे। तो तीन हम लोग देख चुके हैं रूपांतरित तने, प्रकंद, कंद और शलकंद। तो प्रकंद में अदरक, कंद में आलू और शलकंद में लहसुन और प्याज, इनके द्वारा नए पादपों का निर्माण करना हमने देखा है। उसके बाद में रूपांतरित तनों में हम लेते हैं आगे घनकंद। घनकंद यानी कि कॉम, ये भी एक रूपांतरित तना ही होता है और इसके अंदर भी आप क्या देखते हो, नए पादपों का निर्माण होता है। इसका अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। जो हमारे पास एग्जाम्पल है घनकंद का, तो इसका उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण होता है अरबी। ठीक है, अरबी के अंदर आप देखते हो कि इस तरीके का अगर चित्रण आपने डायग्राम देखा है तो वहाँ पे परव परव संधियाँ होती है और इनके मध्य जो है वो शल्क पत्तियों का निर्माण होता है और इनके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके के कुछ ऐसे स्पेसिफिक संरचनाएं बनती है जिनको हम कॉम बोलते हैं। और इन कॉम्स को यानी कि घनकंद को अगर आप अलग करते हो तो ये नए पादप निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है जिनके नीचे अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लग जाती है। तो इस तरीके से परकंद, कंद, शलकंद, घनकंद ये सारे के सारे रूपांतरित तने हैं और ये सभी नए पादप निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे जो नए पादप का निर्माण है वो करने के लिए ना ही अर्धसूत्रण और ना ही संलयन की आवश्यकता पड़ी है, युग्मक संलयन के। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है वो रहता है, ये थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं तो इनको हम एक साथ डिस्कशन करेंगे। यानी कि ऊपरी भूस्तारी, 6 पे हम देखेंगे यहाँ पे अंतः भूस्तारी, और एक हम देखेंगे यहाँ पे भूस्तारी। ये तीनों टर्म्स ही बड़ी कंफ्यूज करने वाली होती है, बच्चों को अक्सर नहीं समझ में आती। ऊपरी भूस्तारी यानी कि रनर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इंग्लिश टर्म्स भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अंतः भूस्तारी यानी कि सकर, और भूस्तारी का मतलब होता है स्टोलन। ठीक है, ये भी तने के वो भाग होते हैं जिनसे नए पादपों का निर्माण हो जाता है, यानी कि तने से निकली हुई ब्रांचेज या शाखाएं होती है जो नए पादपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीनों को हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर होंगे। लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल हमारे सामने रहता है ग्रास यानी कि घास, और अंतः भूस्तारी का जो उदाहरण हम देखेंगे वो रहता है पुदीना, और अंतः भूस्तारी का जो एग्जाम्पल रहता है वो है स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको एग्जाम्पल को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो
ये अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, अपने तने की कोई एक ऐसी शाखा जो विकसित होती है नए पादप का निर्माण करती है। तो हम रनर, सकर और स्टोलन तीनों को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो बड़ी ही जल्दी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से, ये तने के वो सारे रूप मैं आपको बता रही हूँ कि जो रूपांतरित होते हैं। यहाँ पे जो पहला उदाहरण लिया है वो रनर का लिया है, यानी कि ये जो पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है वो किस में दिख रहे हैं, वो ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी यानी कि रनर। ऊपरी भूस्तारी में आप क्या देखते हो कि इस तरीके से तने का कोई एक भाग यहाँ से अलग होके, यानी कि पर्व संधि जो है यहाँ पे अलग से विकसित हो जाती है और उसके नीचे अपस्थानिक जड़ें बनने लग जाती है और नया पादप यहाँ पे देखो इस तरीके से निर्मित होता है। ठीक है, तो ये जो रहता है वो क्या कहलाता है, रनर कहलाता है, ऊपरी भूस्तारी। उसके बाद में अगर हम बात करें भूस्तारी का, ये एग्जाम्पल जो लिया गया है वो लिया है भूस्तारी। भूस्तारी मतलब स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है कि जो तने की एक जो शाखा है वो ऐसे आर्क के रूप में, इस तरीके से आर्क के रूप में जो है वो आगे विकसित होती है और पर्व संधि पे नए पादप का निर्माण हो जाता है। नीचे अपस्थानिक जो है जड़ें बनने स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से नए पादप का निर्माण, ये तो अनुप्रस्थ रूप से विकसित होती है, ये आर्क के रूप में विकसित होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भूस्तारी। इसके अलावा तने का एक और भाग होता है जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं। ये हमें बेसिकली जलीय पादपों में देखने को मिलता है, जलीय पादपों में हमें ये देखने को मिलता है, ये होता है ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट भी कुछ इसी तरीके से ही होता है, पादप का तने का एक भाग जो है इस तरीके से वृद्धि करता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ऊपरी भूस्तारी है, ये ऑफसेट जो है वो बेसिकली एक ऊपरी भूस्तारी है, लेकिन ये किसके अंदर पाया जाता है, जलीय पादपों में पाया जाता है। और फिर हमारे पास लास्ट जो है वो है अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी, अंतःभूस्तारी मतलब सकर। ठीक है, सकर के अंदर आप देखोगे कि जो मुख्य तना है उस तने से कुछ शाखाएं अनुप्रस्थ इस तरीके से वृद्धि करती है और नए पादपों का निर्माण करती है, और जहाँ पे ये मृदा के अंदर रहती है शाखाएं, वहाँ से नए जो जड़ें विकसित होने लग जाती है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, अंतःभूस्तारी। तो आप देखोगे इस तरीके से ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी और अंतःभूस्तारी, इन तीनों में बहुत अच्छे तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो है कायिक प्रवर्धन हमें देखने को मिलता है तने के विभिन्न रूपांतरित रूप से। तो ये था तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, यानी कि नेक्स्ट जो प्रकार है वो हमें देखना है जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम देख रहे हैं उनमें हम रूट्स के द्वारा, बाय रूट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स किस तरीके से होता है। तो आपने देखा होगा कि दो तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। जो जड़ें हैं वो कुछ काष्ठीय पादपों की बात करें, काष्ठीय पादप यानी कि वुडी प्लांट, काष्ठीय पौधों की अगर हम बात करें, वुडी प्लांट जैसे कि नीम हो गया, ठीक है, चमेली, शीशम इत्यादि, ये जो पादप होते हैं ना, इनकी जड़ें जो हैं वो यानी कि इनकी जड़ों से जड़ें जो हैं वो आगे किसमें, परों को उत्पन्न करती हैं, परों को उत्पन्न करती है। सिंपलीफाई बात करें कि अगर आर्टिफिशियली बात करें तो इनके अगर जो रूट हैं अगर उनको हम अलग कर दें या उसके कुछ भाग को अलग कर दें जिनमें पर्व संधि की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है, तो उस भाग से परों का निर्माण देखने को मिलता है। तो ये तो थी काष्ठीय पादपों की बात। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि कुछ जड़ें जो हैं वो रूपांतरित होती हैं, ठीक है, और ये परों को उत्पन्न करके आगे क्या करती हैं, नए पादपों का निर्माण करती है, नए पौधे का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जड़ें भी होती हैं जो कि कंदीय मूल होती हैं, यानी कि कुछ हमें
रूपांतरित जड़ें भी देखने को मिलती हैं। और रूपांतरित जड़ों की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे रूपांतरित जड़ों में कंदीय मूल, कंदीय मूल यानी कि ट्यूबरस रूट। ठीक है, कंदीय मूल कुछ ऐसी रूपांतरित जड़ें होती हैं जिनके ऊपर क्या विकसित हो जाता है, कंदीय मूल के ऊपर जो हमें देखने को मिलते हैं अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो जाती हैं यानी कि एडवेंटियस जो है बर्ड्स जो है वो डेवलप हो जाती है ट्यूबरस रूट पे। और ये जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं ये फिर आगे किस में रूपांतरित हो जाती हैं, इनसे आगे फिर क्या उत्पन्न होता है, और ये उत्पन्न करती हैं आगे अपने समान या बोल सकते हो मात्र समान पौधे उत्पन्न करती है। ठीक है, तो मतलब कंदीय मूल का उदाहरण से ये और डायग्राम से समझ में आएगा। तो हम पहले कंदीय मूल के अगर उदाहरण की बात करें तो हमारे पास कंदीय मूल में उदाहरण रहते हैं शक्करकंद, स्वीट पोटैटो जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा एस्पेरेगस, इसके अलावा डहेलिया। ये सारे ट्यूबरस रूट यानी कि कंदीय मूल के उदाहरण हैं। इनके ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं मात्र समान या अपने जो जनक है उसके समान नए पादप का निर्माण करने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इनको हम उदाहरण के रूप में देखें यानी कि डायग्राम के रूप में देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप इन डायग्राम्स में देख सकते हो कि जो पहला डायग्राम यहाँ पे लिया है वो डहेलिया का लिया है। तो आप देखते हो कि इस तरीके से ये डहेलिया की कौन सी मतलब मूल है, तो ये कंद मूल है ट्यूबरस रूट, और इसके ऊपर इस तरीके से नए अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो रही है। और ये क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं। ठीक है, और ये अपस्थानिक कलिकाएं आगे विकसित किस में होती है, नए पादप में। और ये नया पादप किसके समान होता है, मतलब जनक के समान होता है। ठीक है, ठीक, ये तो उदाहरण था किसका, डहेलिया का। और यहाँ पे जो उदाहरण हम ले रहे हैं वो है शकरकंद का, स्वीट पोटैटो। यहाँ पे भी आप देखोगे ये स्वेलन ट्यूबरस रूट होती है और इनके ऊपर छोटे छोटे बड यानी कि ये ओल्ड स्टेम है, ये रूट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे इनके ऊपर जो बड है वो नए यानी कि बड इन द सेंस यहाँ पे बात चली कलिकाओं को, बड किसको बोला जाता है, कलिकाओं को। ठीक है, तो इस तरीके से देखो छोटी छोटी काफ़ी सारी कलिकाएं विकसित होती हैं और ये कलिकाएं विकसित होकर नए तने का निर्माण कर देती है, नए पादप का निर्माण कर देती है। तो मात्र पादप के समान पौधे उत्पन्न होते हैं कंद मूल के ऊपर विकसित होने वाली अपस्थानिक कलिकाओं में। ये क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं हैं और अपस्थानिक कलिकाएं आगे नए पादप का निर्माण यानी कि नए तने का निर्माण करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत क्लियरली आप देख पा रहे हो इस जगह कि किस तरीके से नए कलिका और नए तने का निर्माण हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जड़ों पर भी अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं जो कि अलैंगिक रूप से नए पादप के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। और ये जो नया पादप होता है ये ठीक अपने मातृ कोशिका के आनुवांशिक और शारीरिक दोनों रूप से समान होता है। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड मेथड यानी कि जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है उसका तीसरा प्रकार जो कि किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। सीधा सा मतलब किसके द्वारा, बाय लीव्स।
तो जो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रहता है वो रहता है पत्थर चटा, पत्थर चटा यानी कि ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं उनकी किनारों से, और या फिर हम बात कर सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल बिगोनिया, बिगोनिया के पेट्योल यानी कि इसके तो पत्तियों के किनारों से, और बिगोनिया में हमें किसमें देखने को मिलता है, पर्णवृंत से यानी कि पेट्योल। ठीक है, या फिर पर्णशिराओं की सतह से कलिकाएं, या फिर हम बोल सकते हैं पर्णशिराओं की सतह से। ठीक है, या तो पत्तियों के किनारों से या पर्णशिराओं की सतह से या पर्णवृंत से किसका निर्माण होता है, इन सब से हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि या तो पत्तियों के किनारे पर, पर्णवृंत पर, या पर्ण से जो शिराएं हैं उनकी सतह पर किसका निर्माण होता है, यहाँ पे कुछ कलिकाएं विकसित होती हैं। वो कौन सी कलिकाएं होती हैं, कलिकाएं विकसित होती हैं। ठीक है, पर्णवृंत से भी हो सकती है, पत्तियों के किनारे से भी हो सकती है, और पर्णशिरा की सतह से भी हो सकती हैं। कलिकाएं विकसित होती हैं, और ये जो कलिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं कलिकाएं, ये कलिकाएं होती हैं अपस्थानिक कलिकाएं। ठीक है, तो ये कलिकाएं कौन सी होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं। ठीक है, और ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं ये आगे विकसित होती हैं और ये नए नए पादप का निर्माण करती है, नया पादप उत्पन्न करती है, नए प्लांट का निर्माण करती हैं। और ये जो नया पादप उत्पन्न होता है, ये नया पादप अपनी मात्र कोशिका के से बिल्कुल मैच करता है, यानी कि नए पादप जो है वो मात्र पादप से अलग होने के बाद नए पौधे को विकसित करते हैं और अपने जनक के बिल्कुल एग्जैक्टली जीरोक्स कॉपी होता है। तो सिंप्लीफाई अगर बात करें तो इसको हम एक डायग्राम से समझें, तो आप इन दोनों डायग्राम्स में ब्रायोफिलम और बिगोनिया दोनों के जो उदाहरण है वो समझ सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि ये जो एग्जाम्पल है वो पत्थर चटे का है, पत्थर चटा यानी कि ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में आप क्या देखते हो कि ये ब्रायोफिलम की जो किनारे हैं, पत्तियों के किनारे, और यहाँ पे इस तरीके से अप एडवेंटियस बड यानी कि अपस्थानिक कलिकाएं निर्मित होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं निर्मित होती हैं। और ये अपस्थानिक कलिकाएं अपने मात्र जो पादप है उससे अलग होती हैं, मात्र पादप से अलग होने के बाद नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरीके से पत्ती के किनारे पे हमें कायिक कलिकाएं बड़ी ही सरल रूप से देखने को मिल रही है। और ये पहला उदाहरण था पत्तियों द्वारा, और ये दूसरा एग्जाम्पल है वो है बिगोनिया से। आपने अभी भी पढ़ा कि बिगोनिया की जो बिगोनिया पे भी इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपको अपस्थानिक कलिकाएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो है कहाँ देखने को मिलती हैं, ये पर्णवृंत या फिर पर्णशिराओं की सतह से। और ये जो अपस्थानिक कलिका हैं ये भी अपने मात्र पादप से अलग होने के बाद ही नए पादपों का निर्माण करती है। तो इस तरीके से पत्तियों द्वारा भी हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। और अब हमें फोर्थ यानी कि लास्ट टाइप में देखना है कि जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। ठीक है, जननांगों द्वारा यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देखते हो कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके
पुष्प कलिकाओं के स्थान पर यानी कि फ्लोर बड की जगह पर बुलबिल्स यानी कि बहुकोशिकीय पत्र प्रकलिका का निर्माण हो जाता है। और ये जो बुलबिल्स कहलाते हैं और ये बुलबिल भूमि पे गिरने के बाद ही नए पादपों को विकसित करते हैं। तो सिंपल बात करें कि कुछ ऐसे पादप भी होते हैं, कुछ पादप, यहाँ पे उन पादपों का एग्जाम्पल हम लें तो अगेव, जिसको रामबांस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और या रतालू, जिसको हम डायोस्कोरिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पादप होते हैं, इन पादप के ऊपर जो पुष्प कलिकाएं होती हैं, पुष्प कलिका यानी कि फ्लोरल बड की जगह पर पुष्प कलिकाओं के स्थान पर क्या विकसित हो जाता है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, ठीक है, और पत्र प्रलिका, जिसको हम बुलबिल्स के नाम से जानते हैं, ये विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पत्र प्रकलिका है, ये मतलब भूमि पर गिरने के बाद नए पादप का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो जननांगों यानी कि पुष्प कलिकाओं की जगह पे क्या बन गए, बुलबिल्स बन गए, ठीक है। तो मतलब जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पे फ्लोर बनना चाहिए था, फ्लावर की जगह वहाँ पे बुलबिल्स बन गए और ये बुलबिल्स जो है अपने पेरेंट प्लांट से अलग होकर नए पादपों का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे मेथड को हम लोग यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। डायग्राम से देखें तो इन डायग्राम्स में आपको देखने को मिल रहा है, जो ये डायग्राम आपको सामने है वो है डायोस्कोरिया का, डायोस्कोरिया, ठीक है। और ये जो डायग्राम है वो है अगेव का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये है बुलबिल, ठीक है, इधर आपको यहाँ पे ये बुलबिल्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो बुलबिल्स होते हैं यानी कि पत्र प्रलिका, ठीक है, तो ये पुष्प कलिका की जगह विकसित होते हैं और ये फिर आगे नए पादप निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था, उनके अंदर तने जो है वो किस तरीके से नए पादप निर्माण करते हैं। रूपांतरित तने होते हैं जैसे परकंद, घनकंद, शलकंद, कंद, ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी, भूस्तारी इत्यादि, इनके अंदर हमने देखा कि नए पादप विकसित होते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे ट्यूबरस रूट यानी कि कंदीय मूल थी जो अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण कर देती है। इसी तरीके पत्तियों के किनारे या पर्णबंध पे भी अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो जाती हैं जो नए पादप का निर्माण करती है। और यहाँ तक कुछ पादपों में ये भी देखने को मिलता है कि पुष्प कलिकाओं की जगह पर बुलबिल्स का निर्माण हो जाता है और वो नए पादपों का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी प्रकार थे, जितने भी विधियां थी, वो प्राकृतिक रूप से हो रही है, यहाँ पे मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो ये आपका था कि प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, इनके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साथ नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।